तो आ सकता है सर। क्या हमारे पास 1 2 6 है तो सर ये 2 6 है। 1 2 1 2 6 तो सर ये 26 है या 2 6 है सर। मैं अभी उसी तरफ आ रहा था। अब मुझे सेंटेंस को इस तरफ लेके जाओ, बनाओ। सेंटेंस कैसे बनाऊं? यस्टरडे वाज अ गुड डे। वाई का नंबर बताओ। 24 नहीं 50 होगा। फिर ई का क्या है? 4। चलो 54 3 9 59 सॉरी 49 24 ये यस्टरडे के नंबर हो गए। लेट्स सपोज वाज के नंबर बताओ। WAS के 49 493 ये क्या लिख देता हूँ। और आगे मैं लिख देता हूँ 205396। फिर मैं लिखता हूँ 0 क्योंकि ए है और फिर यहाँ पे 0 आएगा बेसिकली। और डे के लिए मैं लिख देता हूँ 1093। अभी आपका नंबर इनकोड हो गया उस कोडिंग स्कीम के मुताबिक। अब बताओ इसको वापस जरा वो ओरिजिनल सेंटेंस बनाओ। जो इनकोड हो सकता है वो डिकोड भी होना चाहिए ना। इनकोड हुआ डिकोड करके बताओ नहीं हो सकता। कैसे? यहां से कैसे करूं? मेरे पास यस्टरडे वाला वाज अ गुड डे खत्म हो गया। इसको दोबारा मुझे यहां से 50 उठाऊं कि 5 उठाऊं? नहीं कर सकते। नहीं ये तो सर ऑलरेडी आपने वो सेव किया हो जाए करंट में तो ये है। सेव तो किया हुआ है लेकिन मैं डिकोड भी तो करना चाहूंगा ना। नहीं हो सकता सर। मैंने वहां पे कोई रूल तो नहीं लिखा हुआ ना। वहां पे डिक्शनरी के यानी जो आपने लिखी हुई है इनकोडिंग स्कीम उसके साथ कोई रूल भी होना चाहिए ना कि पहले मैंने 2 वैल्यूज का नंबर उठाया, फिर 1 को उठाया, फिर 2 को उठाया, फिर 1 को उठाया, फिर 2 को उठाया, फिर 1 को उठाया, फिर 1 1 1 को उठाया, फिर 1 उठाया, फिर 1 1 1 1 फिर 1 1 फिर ये 2। अगर हम इस तरह करें कि हर एक नंबर के साथ कॉमा लगाएं। कॉमा को फिर अलग नंबर दूं। सर कॉमा यहाँ इनपुट कैसे होगा? सर अगर हमारे पास ए है सर तो 0 कॉमा और सर बी है तो 2 कॉमा तो सर फिर यहाँ पर डिवीजन हो सकता है। तो 2 कॉमा के बाद क्या हो जाएगा? कॉमा कॉमा हर एक के बाद कॉमा आएगा। हर एक के बाद नहीं आएगा सर। फिर 50 और 5 हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ तो नंबर ही होंगे ना। कॉमा भी लगा दो। कॉमा के लिए भी एक नंबर। कॉमा के लिए भी एक नंबर बताओगे तो को बैचेस में नहीं दे सकते सर। यस्टरडे फुल को हम लोग एक दे में फिर उसके बाद वाज को क्यों इंस्पिरेशन क्या? इंस्पिरेशन ये ताकि इसे पता चले कि ये एक अलग वर्ड है हमारे पास, दूसरा अलग वर्ड है। अच्छा आइडिया, वो ट्राई कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये स्कीम तो नहीं चलती भाई, क्योंकि अगर हमारे पास 50 वर्ड्स का सेंटेंस आ गया है तो बेसिकली तो 50 वर्ड से बहुत लंबा नंबर का एक दरियाव बन जाएगा और वो नंबर के दरियाव को इधर भी फीड इन करना है ना। सही है। यहाँ पे तो लिमिटेड इनपुट्स हैं। 200 इनपुट हो सकता है, कल 200 था 3 चैनल वाला। 500 कर लो, 900 कर लो, 1000 कर लो। अब 6000 का इनपुट देख रहे हो यहाँ पे, पॉसिबल तो नहीं है ना। हो सकता है 6000 वर्ड हो एक सेंटेंस में अल्फाबेट को। फिर और फिर 6000 की जगह तीसरे में 3 है दूसरे सेंटेंस में, तो कितने जीरो पैड करोगे? 5997 जीरो पैड कर दोगे। वो मसले भी तो याद रखो ना। तो अब क्या करें? चलो यस्टरडे वाज अ गुड डे को अब एक एक वर्ड को हम नंबर देना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं यस्टरडे वाज अ गुड डे। ये सारे वर्ड्स हैं। यस सर। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सही है? ठीक है, सही है। 0 1 2 3 4 इसका लेवल क्या हो गया? दूसरे वाले को बताओ। 1 0 2 3 4 इसका लेवल क्या हो गया? ठीक लग रहा है? गुजारा किया? अच्छा, एक नया सेंटेंस आ गया। यस्टरडे, एक मिनट, यस्टरडे वाज नॉट अ गुड डे, सॉरी बैड डे। सेम मतलब है।
अब इनकोडिंग स्कीम में वर्ड बढ़ाऊं, क्योंकि मेरे पास तो नॉट का भी वर्ड नहीं है और बैट का भी वर्ड नहीं है। इसका बोलो मुझे क्या बनेगा? यस्टरडे तो है ना, 0 was 1, नॉट का एक नया नंबर, नॉट को एक नया नंबर अलॉट कर देंगे, नॉट इन बेड 5, बैट को हो गया 6, 5 0 1 5 2 6 6 4 4 सही है, ठीक है, एक नंबर ज्यादा हो गया, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे मसला है, सेंटेंस हर एक साइज 0 पैड नहीं कर सकता मैं इसकी लेंथ को इसके बराबर करने के लिए, 0 पैड नहीं कर सकता एंड पे, क्योंकि 0 का मतलब क्या है? यस्टरडे। इसका मतलब है ये डिक्शनरी यहां से 0 खाली स्पेस रहेगी, समझ आई? समझ आई? अब ये जो होगा ये 7 कर दूंगा, इसी तरह मतलब रियल केस प्रॉब्लम हो, ये रियल केस प्रॉब्लम बता रहा हूँ। हमारे साथ सर इस तरह हमने 0 को एक वैल्यू साइन कर दी, तो 100 को भी तो एम्प्टी दे सकते हैं, इस तरह पॉसिबल। फिर 100 को पे कैसे पैड करते रहोगे? इसको कैसे समझाओगे कि भाई आगे जो पैडिंग है वो 100 की है? फिर नया रूल बनाओगे ना, इसको तो उठा के तुमने ये कॉलम दे देना है इस तरह करके, ये वाला कॉलम दे देना है इस तरह करके। अगर हमारे पास 12 आ गए, 12 आ गई, मतलब 1 यस्टरडे को दिया, हाँ तो 12 देते जाओ ना, 1 2 3 बढ़ते जाएंगे ना, वहां पे तो उसका नंबर आइडेंटिफायर है ना, ये इनके दरमियान में सिर्फ स्पेस तो है ना। स्पेस है, तो पिछले वाले में अगर देखो यहाँ पे 12 इनपुट चला जाएगा ना, ये तो बेसिकली मैं उनके एरेज नहीं बना रहा, ये तो एरेज हो जाएंगे ना, मतलब वर्ड के दरमियान तो स्पेस हो रहा है, वर्ड के दरमियान तो स्पेस है ना, अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट्स के दरमियान तो स्पेस नहीं है ना, वर्ड तो आपने आइडेंटिफाई कर लिए ना, उसमें भी आता हूँ वर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन वर्ड तो आपने आइडेंटिफाई कर लिए। एक वर्ड को आपने यस्टरडे कह दिया, यस्टरडे का अपना लेवल है 7, वो 7 यहाँ पे लिख दो हर जगह पे, ये सॉरी ये भी 7 है और ये भी 7 है और ये भी 7 है, ठीक है। अब डिक्शनरी में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा पुल्टा कर रहा हूं मैं, 7 को नीचे ला रहा हूं, 1 को ऊपर जा रहा हूं, बस मुझे पता है कि भाई 7 पे यस्टरडे पड़ा है, और ये आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन एआई एल्गोरिथम के लिए ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके पास सीक्वेंस में नंबर्स आ रहे हैं, उन सीक्वेंस के नंबर्स को उसने अपने लिए जहन में इधर उधर अरेंज करना है, उस पर कन्वोल्यूशन लगाया, उस पर एलएसटीएम लगाया, उस पर 1D कन्वोल्यूशन लगाया, जो भी कुछ करे, सही है। अच्छा, अब कमाल की बात यह है कि मेरे पास सेंटेंस की लेंथ भी इंक्रीज हो सकती है। लेट्स सपोज मेरे पास 50 का मैक्सिमम सेंटेंस है, मैक्सिमम लेंथ का सेंटेंस, तो मैं अपने एरे का साइज क्या रखूंगा? 50, और बाकी सारे सेंटेंसेस को रीड करके उसमें उतने नंबर्स डाल दूंगा, बाकी सबको पैड कर दूंगा, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात, अपने सेंटेंसेस के मुताबिक, अपनी सेंटेंसेस की लेंथ के मुताबिक मैं अपना नेटवर्क आर्किटेक्चर भी डिजाइन कर सकता हूँ। इनपुट 50 का क्या पता है मैक्सिमम हमारा मैक्सिमम लेंथ देखो ना, अपना डेटा सेट होगा ना, डेटा सेट में 50 की लेंथ का सबसे बड़ा सेंटेंस है, तो अब सारे के सारे सेंटेंसेस को देखना है। पहले मॉडल शॉडल बनाने से सबसे पहले ये चीज अपनी डिक्शनरी बना लो। इसको क्या कहते हैं? डिक्शनरी क्या होती है? वर्ड मीनिंग, की और वर्ड और उसका मीनिंग, वर्ड और उसका मीनिंग। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे डेटा सेट में से सारे के सारे वर्ड्स कॉपी करो और उनको उसके अगेंस्ट, इंडेक्स के अगेंस्ट सेव कर दो। अब मसला ये है कि इसमें तो इस तरह के वर्ड्स भी होंगे,
इसको मिल जाएगा लेबल 8 और इसको मिल जाएगा लेबल 9। अब क्या करेंगे? मैंने कहा था कि NLP जो है ना ये नेचुरल है, और नेचुरल में इंसानों ने बड़े मसले किए हैं, इसमें सिस्टमेटिक नहीं होती क्या। नंबर ऑफ टाइम्स सेंटेंस के दरमियान कोडिंग में तो काफी इजी होगा ना सर, हमने सेंटेंस उठाया एक सेंटेंस में उसको नहीं, दोनों का मतलब एक है। ये द और ये द और ये येस्टरडे और ये येस्टरडे दोनों एक ही है ना, लेकिन आपके पास वर्ड तो दो डिफरेंट हो गए ना। इसका कैपिटल वाई है, इसका छोटा वाई है। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता कि भाई ये स्मॉल वाई है कैपिटल वाई है। नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड इज यूज्ड, नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड इज यूज्ड। हो सकता है दरमियान में कोई ऐसा वर्ड यूज किया हो, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से टी गायब कर दिया हो, वो नया वर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये मसला और हो गया। अब कपल ऑफ वर्ड्स को या कॉपीज ऑफ वर्ड्स को क्या करें डिक्शनरी में, क्योंकि उसकी वजह से तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस दो दफा लिखा होगा, एक दफा कैपिटल लिखा होगा, एक दफा स्मॉल लिखा होगा, वो दो लेबल्स हो जाएंगे, सेम लेबल के साथ दो सेंटेंसेस हो जाएंगे, नेटवर्क कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा ही अगर हम सर इसको वो कर लेंगे, इन दोनों को एक ही वो करें, जो वर्ड कैसे इन दोनों को कैसे एक ही वो जो वर्ड जितनी बार यूज हुआ है सर उसको वेक्टर बना। अच्छा देखो इधर 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 मैं पॉइंट्स लिखना शुरू कर देता हूँ। डेटा सेट को स्टैंडर्डाइज करना है पहले। इसका मतलब है कि जो एआई मॉडल है ना, ये एनएलपी के लिए वाहिद चीज नहीं है। ट्रेनिंग से पहले डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, प्री प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसिंग कैसे होगी? वो ये होगी, इसको मैं नंबर्स बाद में देता हूं। लिस्ट एंड काउंट ऑल द वर्ड्स इन डेटा सेट। ठीक है, उसका वेक्टर बनाया नहीं वेक्टर बनाए ना बनाए, लिस्ट कर लें उसको। हाँ, एक ही वेक्टर में रख लें, काउंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, फाइंड सेंटेंस विद मैक्सिमम लेंथ। ये दो इंफॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना भैया। ठीक है, अब convert all the copies of word to single word। इसका क्या मतलब है कि इस द को इस द में कन्वर्ट करो, ये डेटा सेट में कन्वर्ट करो। पहले ये देखो कितने द हैं, कितने हैं जिनकी, इसके लिए अपनी लाइब्रेरी है, टेंशन नहीं लेनी। लोगों ने बहुत काम किया हुआ। सर ये यूनिफाइड सेंटेंस मैक्सिमम लेंथ स्पेसी सर Basic काम। सेकंड के फाइंड सेंटेंसेस विद मैक्सिमम लेंथ। नहीं, ये खुद सर कोडिंग से करें कि नहीं खुद देखें, ये फार डिफरेंट लेंथ में वर्ड बाय वर्ड। आप इसको कैसे रीड करते हो? मैंने ये चीज भी नहीं बताई। इसको कैसे रीड करोगे? स्ट्रिंग को कैसे रीड करोगे? आपके पास तो स्ट्रिंग रीड करना तो आता है ना? यस सर। यस्टरडे वाज अ गुड डे, इसमें स्ट्रिंग को कैसे रीड करोगे? स्पेस के साथ, स्पेस यहाँ पे आएगा वहाँ स्प्लिट कर दोगे। इस सेंटेंस को किसी वेरिएबल में रख के स्प्लिट कर दो स्पेस पे, सारे के सारे सेंटेंस, सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, या इसको हम एक और काम करते होते हैं, इसको हम यूज कर लेते हैं एनएलटी के लाइब्रेरी, एनएलटी के लाइब्रेरी से ये सारे के सारे सेंटेंसेस को स्प्लिट करके आपको टोकन में कन्वर्ट करके देता है। टोकनाइजेशन कहते हैं इसको। तो इस प्रोसेस में टोकनाइजेशन, इस प्रोसेस में नॉर्मलाइजेशन, और एक और कॉमन वर्ड है स्टॉप वर्ड रिमूवल, ये प्रोसेस तो होते हैं। पैटर्न मैचिंग, कैरेक्टर मैचिंग, पैटर्न मैचिंग बाद में, पैटर्न मैचिंग अभी नहीं। एक और है मेरे जहन से बिल्कुल नहीं, जहन में है, जुबान पे नहीं आ रहा उसका। और अक्सर सेंटेंस में एग्जांपल और ये ईजी और ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है। एक टेक्सलेट्रॉन है, वो एक होता है कि सिंगुलर होते हैं उसके मेरे ख्याल से हो सकता है। चलो, लेकिन ये अब इनको इसी तरह से करना है। अच्छा, फिर एक सेंटेंस है
जिसमें डे के साथ यहाँ पे डॉट लग गई है। अब किसी को मना तो नहीं कर सकते ना, उसने फ्रेज लिखा हुआ है, किसी पीडीएफ में से कॉपी की है और यस्टरडे के साथ उसने कामा लगा दिया। अब ये यस्टरडे नया वर्ड हो गया क्योंकि आपने तो स्प्लिट किया हुआ स्पेस पे और ये कामा चिपका हुआ है यस्टरडे के साथ, तो एक नई चीज आ गई इधर, यस्टरडे कामा, इसको ये देगा 11। तो अब इन स्टॉप वर्ड्स को रिमूव भी किया जाएगा पहले। अभी आप अपना डेटा सेट प्रोसेस कर रहे हो सारा, डेटा सेट को स्टैंडर्डाइज कर लूं ताकि उस डेटा सेट को मैं ट्रेनिंग के लिए यूज करूं। डिक्शनरी बनाने से पहले, क्योंकि डिक्शनरी बनाने से पहले अगर इसको रिमूव ना किया तो ये वर्ड तो डिक्शनरी में चला जाएगा और डिक्शनरी के थ्रू आपने यहाँ पे ये सारा काम करना है। सही है? तो इस चीज को बनाने के लिए, इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए कि इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का एक ही मतलब हो, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के सीक्वेंस एक जैसे होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ड टू सीक्वेंस कन्वर्जन। ये वर्ड टू सीक्वेंस के बहुत सारे कोड्स पड़े हुए एनएलपी में। ये स्टॉप वर्ड रिमूवल है। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने ये पंक्चुएशन मोड मार्क्स बताए थे ना, तो बेसिकली आप अपने हर स्ट्रिंग में इस तरह की चीजें तो डिटेक्ट कर सकते हो ना। तो जब आप ये यस्टरडे के साथ कॉमा आ जाएगा, इसको रिमूव भी कर सकते हो। और ये भी एक लाइब्रेरी है जो ये काम करती है। वो कहती है भाई पंक्चुएशन मार्क्स सारे रिमूव कर दो, क्वेश्चन मार्क्स भी खत्म, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी खत्म, परसेंटेज साइन भी खत्म, कॉमे भी खत्म, सेमीकोलन भी खत्म, जान छुड़ाओ। मुझे पता है कि मेरा सारा मैसेज वर्ड के सीक्वेंस से एक्सप्लेन हो सकता है। सही है? हाँ, फिर एक और मसला, इनका क्या करूं? वो तो मैंने स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखे हुए थे। बाय द वे एक वर्ड है, किसी ने डैश के साथ लिखा हुआ है, BTW दूसरा वर्ड है, इसको कहते हैं रोमन लैंग्वेज। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एनीवेज की स्पेलिंग कैसे मैच करेंगे एनीवेज के साथ? उसका वो निकालेंगे, एरर निकालेंगे। उसका वो कहता है कि अगर 70% तक उस पे थ्रेशोल्ड नहीं जाते हैं, वो और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। उसको कहते हैं वर्ड टू वेक्टर एम्बेडिंग, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उसको छोड़ देते हैं। ठीक है? वर्ड टू वेक्टर की तरफ अभी नहीं जाते। जिस तरह वो हमारे साथ वर्ड में होता है, गोइंग, गोज, गो, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सब कुछ हो सकता है ना, बेस फॉर्म लेते हैं और सब कुछ तो नहीं कर सकते ना अभी। हाँ, वो प्रोसेस है लेकिन अभी हम नहीं एड्रेस कर सकते। ठीक है? अब सबसे आसान तरीका ये है कि ये उठाओ, ये उठाओ। जब ये सब कुछ हो गया, यानी तुमने बीच में से पहले पंक्चुएशन मार्क्स उड़ा दिए, फिर जो कैपिटल लेटर्स थे उनको छोटा कर दिया। अब आपके पास सारे के सारे वर्ड स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, एक एक दफा यूज हुए हैं, एज्यूम करते हैं हम। सारे के सारे 1000 सेंटेंस में एक द के लिए द यूज हुआ है, कोई कैपिटल लेटर नहीं है, सारे स्मॉल लेटर हैं। अब बना लो डिक्शनरी। तो इसका मतलब है कि फाइंड, ये पहले नंबर पे रिमूव पंक्चुएशन मार्क्स। अब मैं इसको सीक्वेंस भी दे रहा हूं, ठीक है? या इसको हम दूसरे केस में कहते हैं स्टॉप वर्ड्स। ठीक है? ये फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे कन्वर्ट कॉपीज ऑफ वर्ड्स। ठीक है? तीसरे नंबर पे लिस्ट, फाइंड द सेंटेंस विद मैक्सिमम लेंथ। ये भी पता लग सकता है ना, क्योंकि स्टॉप वर्ड्स भी खत्म हो गए। और चौथे नंबर पे डिक्शनरी बनाओ। ये 3 स्टेप आपने जरूर करना। ठीक है? समझ आई? इस पर्टिकुलर प्रोसेस को टोकनाइजेशन भी कहते हैं। ये अपने पास लिख लो, बाद में सर्च कर लेना। टोकनाइजेशन के साथ एक और वर्ड है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। उस प्रोसेस के लिए भी यूज होता है, वो स्टॉप वर्ड रिमूवल, और वो भी है। तो याद है तब एनएलपी की जरूरत पड़ेगी। रेगुलर एक्सप्रेशन। एक और प्रोसेस है टोकनाइजेशन के साथ, एनएलटीके कर सकता है, लेमेटाइजेशन। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, याद हो तो, कि हम टेक्स्ट को टेक्स्टोन में कन्वर्ट करते हैं, टेक्स्टोन को लिमिट्स में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट्स को ग्राफ में।
तो वो लेमेटाइजेशन ये चीज़ होती है, एक टोकनाइजेशन है, एक लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन में बेसिकली ये काम हो जाता है, हम कभी कभी और वॉकिंग मतलब हाँ वो मल्टीपल वर्ड्स हैं, आईएनजी हटाना, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को एक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब गो, गोज, गॉन, गो, वेंट, गॉन, इन तीनों को वो गो में कन्वर्ट कर देता है। और मेरे सिस्टम को इतनी समझ आती है कि यार बस गो यूज हुए, मुझे वर्ब की फॉर्म नहीं चाहिए, गो का मतलब जा रहा है बस, और मेरे सिस्टम को गो ही चाहिए, वेंट को नहीं फर्क पड़ता। मुझे मैसेज लेना है ना, तो मैसेज पास्ट में लो, फ्यूचर में लो, प्रेजेंट में लो, बस मैसेज दो, मुझे समझाओ मुझे कि चाहिए क्वेश्चन है कि नहीं है। बात में यहीं से स्टार्ट करूँ। अच्छा, गूगल वालों को आप जब इंग्लिश दे दे ट्रांसलेट कर दे, हाँ, उस लेवल से नहीं कर उसके पीछे ये काम हो गया, वो इस लेवल पे इसलिए नहीं कर सकते। मैंने कई दफा इसको ट्राई किया। ठीक है, सिरी, गूगल, एप्पल, गूगल असिस्टेंट, ये सारे इस चीज पे काम कर रहे हैं। ग्रामर का वो इतना प्लेटफॉर्म है। हाँ, दूसरा ये है कि वर्ड टू वेक्टर एम्बेडिंग्स आती हैं इसमें, वो भी लिख लो सब, मैट्रिक्स, एम्बेडिंग मैट्रिक्स। तो एम्बेडिंग का एक नया कॉन्सेप्ट है, वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बता दी है, और उन स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें में ये एम्बेडिंग जनरेशन, ये एनएलपी में एम्बेडिंग जनरेशन सर्च करोगे, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लोगे। इसके अलावा मैं सारी लाइब्रेरीज बता देता हूँ। इसमें जेनसिम लाइब्रेरी है, ये मैं लिख देता हूँ यार, जिन पे मैंने काम कर लिया है। इसमें स्पेसी लाइब्रेरी है, इसमें एनएलटीके है, और इसमें केरास का प्री प्रोसेसर है, जिसमें थर्ड पे क्या? एनएलटीके, नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट, ये से कुछ नहीं किया। इन सब लाइब्रेरीज के डिफरेंट काम है, ये सारी की सारी लाइब्रेरीज ये सारे काम कर सकती हैं। यानी आपने अपने सेंटेंसेस को नंबर्स में, सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए इन सारी लाइब्रेरीज की खिदमत हासिल करनी है। जैसे हम पांडास यूज कर चुके हैं, जैसे हम नमपाई यूज कर चुके हैं, जैसे हम ओपन सीवी यूज कर चुके हैं, वो इमेजेस के लिए। ये सारा प्री प्रोसेसिंग है, ये सारा प्री प्रोसेसिंग है। जब एक दफा मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया, तो इस मैट्रिक्स के सामने तो इसका लेवल पड़ा हुआ है। इसकी लेंथ अगर 50 है तो यहाँ 50 इनपुट होने चाहिए, इसकी लेंथ अगर 60 है तो यहाँ 60 इनपुट होने चाहिए। अगर ये 200 सेंटेंसेस है तो 200 सेंटेंसेस को यहाँ बैच में एल्गोरिथम ये आरएनएन होगा, आरएनएन लगाओ, एलएसटीएम लगाओ, जो मर्जी लगाओ, आरएनएन ज्यादा बेहतर है। आरएनएन ज्यादा बेहतर है, सीक्वेंस है ना, ये सारे सीक्वेंस में ही है ना। तो मैं तो चाहूंगा कि ये 7 1 5 2 6 4 एक दूसरे के पीछे जाए। ये कह रहे हैं आरएनएन even used for the image recognition. Yes, sometimes RNN perform better on image recognition. Sometimes, if images are followed by one another. सर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा वैसे हमारे पास? मतलब कि अगर हमने यहाँ Semantic classification. अगर गो वेंट को हमने गो कर दिया सारी चीजों को, तो फिर से वो इन्फॉर्मेशन अखज़ कैसे? हाँ, लेकिन वो समझ रहे ना, हमने तो कंफ्यूजन खत्म किए अपने क्या नेटवर्क ये में। अपने पास स्टोर कर लेता है कि मैंने वेंट को गो में किया था, तो अगर हाँ, दोबारा हाँ, से हाँ, जाएगा तो हाँ, हाँ। गो को वेंट में कर देगा। ये सारी प्री प्रोसेसिंग आप टेस्ट डेटा पे भी पहले करते हो। अच्छा, वो पोस्ट प्रोसेसिंग में दोबारा हाँ। से सब कुछ सेम हो सर जाएगा। कोडिंग में हमारे वो देखो, जब आपने प्री प्रोसेसिंग इस डेटा के लिए की थी, तो जो नई लैंग्वेज आएगी ना, जब इसको डिप्लॉय करोगे, तो डिप्लॉयड मॉडल से पहले अपनी सारी लैंग्वेज पे प्री प्रोसेसिंग दोबारा करोगे। यानी अब जो मैं बातें कर रहा हूँ, अगर मैं इसको क्वेश्चंस और कमेंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसको पहले प्री प्रोसेस करूंगा इन स्टेप्स के थ्रू। इसका बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि गूगल में जब हम लोग जब टेंस गलत यूज करते हैं, तो वो फिर नीचे आता है कि हाँ। डिड यू मीन, हाँ, बिल्कुल यही हो सकता है। तो वो ठीक करके देता है। देख, वो ठीक करके देता है। इसकी बहुत सारी एनएलपी की इंतहाई ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए आने वाला दौर एनएलपी का है। विजन खत्म हो गया, मैंने इसलिए सीखी है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस वजह से सीखी है। हाँ, खत्म हो गई तो विजन खत्म हो गई है, एनएलपी आने वाली है। एनएलपी इसलिए सीखी है। हाँ, एनएलपी मैंने इसलिए सीखी है, मैंने एनएलपी में पीएचडी नहीं की, मेरे दोस्त ने की है। ठीक है, मेरा जो दूसरा दोस्त था हारून शकील, उसने एनएलपी में अपना थीसिस डिफेंस दिया, और मुझे एनएलपी नहीं आती थी इवन बाय द एंड ऑफ माय पीएचडी। बट रिसेंटली मैंने उसकी कोलैबोरेशन से एनएलपी दोबारा सीखी है, क्योंकि मुझे बेसिक यही तो आती थी। उसने मुझे बताया उन्मान भाई मुश्किल नहीं है, ये चीज़ पढ़ो, ये चीज़ पढ़ो। उस गाइडेंस से क्या हुआ, सबसे आसान तरीका फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट ले लो, ले लिया।
मैं उसको कहा अभी मैं तुम्हें कर दूंगा, कहता है डू यू नो एनीथिंग अबाउट एनएलपी, मैंने कहा नो बट आई वुड, टू बी ऑनेस्ट। सही है, उस क्लाइंट को मैंने बताया भाई मैं सीख लूँ कि बता दूंगा, तुम्हारा काम आसान है। मैंने हारून से डिस्कस किया, कहते यार नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा। ठीक है वेल एंड गुड। सर आप कहते हैं विजन, कंप्यूटर विजन खत्म हुआ या कंप्यूटर विजन खत्म नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा, काम ज्यादा हो गया? लोग सीख जाएंगे, तुम सारे सीख जाओगे तो फिर मेरी काम आती है। सही है, तो इसलिए आई एम नाउ अ स्टेप अहेड ऑफ यू गाइस। ठीक है, यू हैव टू स्टे अपडेटेड एज वेल। अपनी अपनी एक्सपर्टीज कहीं ना कहीं एक कदम आगे रखो किसी और से, आपस में भी और बाहर की दुनिया से भी। अब क्या फायदा हुआ मुझे एनएलपी पढ़ाने आती है, मुश्किल थोड़ी है, मुश्किल है, सिर्फ प्री प्रोसेसिंग की चेंज है ना। मैंने सिर्फ वर्ड्स को इसमें इंटरप्रेट कर दिया है, और जब मैंने एक दफा एक्सप्लेन कर दिया इसमें कॉम्प्लिकेशंस काफी सारी हैं, वो आगे आती हैं जब कॉम्प्लिकेशन आती है। लेकिन अब बेसिक आपको पता है, बेसिक क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बस। और डिक्शनरी में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं हो जो कि कंफ्यूज कर रहा हो सीक्वेंस में, बस 500 नहीं 5000 सेंटेंसेस की रिपोजिटरी हो, कॉर्पस हो, इसमें कॉर्पस कहते हैं। अच्छा, कॉर्पस, इसमें आपके डेटा सेट को कॉर्पस कहते हैं। हाँ, मतलब डिक्शनरी में जीरो टॉलरेंस, डिक्शनरी में जीरो टॉलरेंस। डिक्शनरी गलत होगी तो आगे लर्निंग वैसे ही 50% खराब होगी। सर ये कलम जो सिग्नल और टाइम सीरीज का और ये इसमें क्या फर्क? कोई फर्क नहीं, ये भी टाइम सीरीज इंफॉर्मेशन है, सीक्वेंस्ड इंफॉर्मेशन है, बस यहाँ पे इनपुट डेटा डिफरेंट है, वहाँ पे इनपुट डेटा डिफरेंट है। वहाँ पे इनपुट डेटा मुसलसल चेंज हो रहा है पीछे से, तो चेंज डेटा के मुताबिक आपने ट्रेंड्स डेवलप करने हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका हर सेंटेंस अपने अंदर एक और इंफॉर्मेशन रखता है। वर्डिंग पे बना है, पे नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, मैंने वन लिया, नहीं, मैं टू, ये वर्ड्स पे, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ठीक है, सर ये मीनिंग हम असाइन करेंगे सर, जैसे कि यस्टरडे के लिए कुछ भी कर दो, वो नंबर असाइन कर रहे हो, मीनिंग नहीं असाइन कर रहे हो। नंबर आप तुम सारी की सारी कॉर्पस में से, सारे के सारे डेटा सेट में से वर्ड निकालो, सारे वर्ड्स उन्होंने निकाल लिए, उनको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर लो, और सॉर्टिंग के बाद उसके इंडेक्स उठा लो, बस। लेकिन फिर यही काम नए डेटा सेट के साथ भी करोगे, टेस्ट डेटा के साथ, क्योंकि ये डिक्शनरी ही फॉलो होगी टेस्ट डेटा के लिए। अगर टेस्ट डेटा में कोई ऐसा वर्ड आ गया जो इस डिक्शनरी में नहीं है, तो बेसिकली उसका नंबर यहाँ नहीं होगा, इनपुट ही नहीं जाएगा, उसका नंबर यहाँ नहीं होगा, तो डिक्शनरी में वो वर्ड कन्वर्ट नहीं हो सकेगा नंबर में। ये लाइब्रेरी सर है भी इसलिए कि अगर कुछ मसला हो तो वो ठीक कर देते वो हैं। लाइब्रेरीज कर लेती हैं सब कुछ, वो डिक्शनरी भी बना देती हैं, सब कुछ कर लेती हैं लाइब्रेरीज। अल्लाह की बड़ी जबरदस्त हिम्मत है पाइथन डेवलपर के लिए। टेक्स्ट टू स्पीच में एक और मॉड्यूल लगा होता है यहाँ पे, और वो इस डिक्शनरी की जगह उसकी स्पीच का वॉइस नोट सामने रख देते हैं। वही है टेक्स्ट टू स्पीच, वही है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये आएगा ना सीक्वेंस 710234, ठीक है, तो वो कहेगा 7 yesterday was a good day, so that is another type of decoding। मैंने इनकोड कर लिया नंबर्स में, मैं डिकोड करूंगा वॉइस मैसेज नोट्स में, लेकिन वहां पर पहले डिकोडर भी चाहिए कि ये नंबर yesterday की उसी सीक्वेंस, स्पीच सीक्वेंस के सामने पढ़ाओ जिसमें yesterday उसने बोला है। करो ना, आपको बताता हूँ, मुझे मत बताओ, मुझे नहीं चाहिए प्राइस, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। सर ये आपने ये तो सिंपल सेंटेंस है, यस्टरडे वाज, सर उनके पास तो डेटा तो आएगा सर, पैराग्राफ आ जाएगा, उसमें हम कैसे मतलब जैसे कि पैराग्राफ में पहले फुल स्टॉप देख लो, जीरो कैसे साइन करेंगे, ये 1 और 0 का जो अभी तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया। नहीं वो तो पैराग्राफ छोड़ो, पैराग्राफ की जगह सेंटेंसेस होंगे। अगर पूरे पैराग्राफ को एक सेंटेंस कंसीडर कर रहे हो तो सेंटेंस की लेंथ बढ़ जाएगी। सर वैसे बेस्ट रिजल्ट हमारे पास इस सूरत में नहीं आएगा कि हर एक अल्फाबेट को हम एक वो असाइन करें। हम मैसेज अल्फाबेट्स में नहीं ढूंढते। जैसे टेक्स्ट से अगर हम स्पीच की तरफ जा रहे हैं तो अगर वो देखें कि एक खास सीक्वेंस फॉर एग्जांपल 712340 येस्टरडे है,
तो ये सीक्वेंस को यस्टरडे क्या लेगा अगर कंप्यूटेशन का एक इशू ना मिनट। हो? मैसेज कन्वे हो गया? वॉज है इसमें, आवाज नहीं समझ आ रहा। एन है, इन है। इनकम्प्लीट। अब ये बाकी सारी फॉर्मेलिटी है, हम उसको फॉर्मेलिटी नहीं दे रहे। पता चल जाएगा दिसंबर में हो। हेल्पिंग वर्ब्स ये वो, दिसंबर जनवरी में पैदा हुआ है। बस मैसेज कम्युनिकेट हो गया ना। ये मैं 1988 के विंटर में पैदा हुआ था, लेकिन इस चीज में मैंने एक और मसला भी जनरेट कर दिया। ये भी तो इधर आएगा ना डिक्शनरी में, और अगर ये उड़ता है तो फिर आई बॉर्न इन विंटर, हर विंटर में पैदा हो रहे हो। मैंने कहा था कि लैंग्वेज में बड़े मसले हैं। सही है, लेकिन मैं इससे सिर्फ बेसिक्स की तरफ एक्सपोज कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं है चीजें। हर मसला बजाते खुद एक नया ट्यूटोरियल, एक नया लेक्चर, एक नया कोर्स खोल सकता है आपके सामने, एंड आई वुड encourage you to go for that because that is your expert level। जिसने आज डिसाइड कर लिया टाइम सीरीज में जाना है, टाइम सीरीज में चले जाओ, और फिर टाइम सीरीज के प्रोजेक्ट उठाओ, उसमें मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट उठाओ। जिसने डिसाइड कर लिया एनएलपी की तरफ जाओ, एनएलपी सीखो, हर चीज। ये बहुत बेसिक लेक्चर है, लेकिन एनएलपी आसमान से नहीं उतरी, यही है, आसमान से सिर्फ कुरान उतरा है, बस यही है। ये वर्ड को मैंने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, नंबर्स को इनपुट कर दूंगा बस, खत्म। वैसे सर अभी हम इसके ऊपर काम शुरू करिए, आपने जो कंप्यूटर विजन है उसमें मतलब थोड़ा जिस पे मर्जी काम शुरू करो, पहले तो मेरी हमने- मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि कल से मैं वो छोड़ा हुआ है करंट लगा हुआ है। सब पे काम करो, सब पे काम करो। मैं तुम्हें कहता हूँ हर चीज भी काफी है, बहुत है, लेकिन एक चीज में आपकी एक्सपर्टी होनी चाहिए। मेरे पास भी थोड़ा थोड़ा हर चीज का नॉलेज है ना, लेकिन एक चीज मेरी एक्सपर्ट डोमेन है भाई, मैं ये ना ऐसा 100% करता हूँ। मेरी नहीं, मेरी कंप्यूटर विजन नहीं है, मैं पता नहीं अभी